शिवम जी, आपका हमारे चैनल फैसला आप पर एक बार फिर से आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से मौका दिया मुझे अपने चैनल पे। इससे पहले हमने किसान आंदोलन के बारे में बात की है, देश की बात की है। आज मैं विदेश की बात करती हूँ। आज हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, जो हाल में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा था, भी ट्रेंड कर रहा था अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान जिसपे 90 के दशक में तालिबान का राज था। फिर अमेरिका ने 2001 में वहां से ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले तालिबान का खात्मा किया, और ऐसा लग रहा था कि तहस नहस हो गया, अब तालिबान का खात्मा हो चुका है। लेकिन फिर 20 साल बाद 2021 में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो इस कमबैक को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने पिछले 40 साल के बारे में बात की। मैं उस 40 साल से और थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा और आपके दर्शकों को एक एनेक्डोट शेयर करना चाहूंगा। जब सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान अपने देश से निकला और वो विश्व विजय के लिए निकला, तो वो हर राज्य को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो वो जब अफगानिस्तान में पहुंचा तो उसे महीनों हो गए उस अफगानिस्तान को कब्जा करने के लिए। तो उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मेरा बेटा जो इतना बड़ा योद्धा है, इतना महान शासक है और जो इस विजय पर निकला है, ऐसा क्या हुआ कि वो अफगानिस्तान में जाके फंस गया। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं उस देश की मिट्टी को देखना चाहती हूँ जहां पर मेरा बेटा जिसे विजय नहीं कर पा रहा है। तो जब सिकंदर उस मिट्टी को अपने देश मैसिडोनिया भेजता है, तो 15 दिन के अंदर अंदर, मिट्टी के पहुंचने के 15 दिन के अंदर अंदर मैसिडोनिया में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो यहाँ की तो मिट्टी में ही बम बारूद गोला और युद्ध है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा, अगर हम बहुत ज्यादा चिंतित विचलित होंगे, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में और हमें गहनता से विश्लेषण करना चाहिए। सबसे पहले इस पूरे 40 साल को हमें समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की मूल स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो उसका एथनिक स्ट्रक्चर है, उसको हमें समझना पड़ेगा। जो अफगानिस्तान है वहां, वो मूलतः एक कबीलाई संस्कृति का देश है। वहां पे जो लोगों की आस्था है और जो उनकी प्रतिबद्धता है, वो देश या धर्म से पहले अपने कबीलाओं के प्रति है। तो इसलिए वहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं। मान लो तजीक हैं, जो ताजिक्स हैं वो अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं। पंजशीर में मेनली तजीक ही रहते हैं, जो हम सुन रहे हैं, जहाँ पे जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा था। खैर अब तालिबान ने उसे जीत लिया है। ताजिक्स हैं, फिर पश्तून्स हैं जो वहाँ की सबसे बड़ी है, उज्बेक्स हैं, फिर हजारा हैं, फिर शिया हैं। तो वो एक एथनिक कंट्री है। हमारे यहाँ जैसे रिलीजियन है, बहुत अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो एथनिसिटी के ऊपर है। तो हर एथनिक ग्रुप ये चाहता है कि हमारा सत्ता पे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो या पूरी सत्ता हमारे हाथ में। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनल मतलब झगड़े हैं। और उस झगड़े का फायदा बाहर की देश उठाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वो पूरे सेंट्रल एशिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ता है। तो वो एक पैसेज है। सबसे पहले युद्ध क्यों हुआ वहां पे? अमेरिका सबसे पहले, रशिया वहां पे आया, सोवियत यूनियन वहां पे आया 1980 के दशक में। उसने कोशिश किया कि अगर हम अफगानिस्तान को विजय कर लेते हैं तो हम मिडिल ईस्ट तक आसानी से पहुंच पाएंगे और एक एनर्जी सिक्योरिटी का हमारे लिए एक रास्ता खुलेगा। लेकिन अमेरिका के हेजीमनी के लिए, उसकी मोनोपोली के लिए वो एक डायरेक्ट काउंटर था। तो अमेरिका भी उस युद्ध में मुजाहिदों के माध्यम से कूदा और उसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान ने उसमें नोट छापे। पाकिस्तान ने नहीं, मैं गलत बोल गया। पाकिस्तान के मेजर जनरलों ने नोट छापे। पाकिस्तान की जनता तो हमेशा से, एक बहुत अच्छा कहावत बोली जाती है कि एवरी नेशन हैज अ आर्मी। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बिरला उदाहरण है वेयर आर्मी हैज अ नेशन। तो वहां पे वो आर्मी वहां पे हौजरी की पैंट से लेके शटल कॉक से लेके और हथियार तक सब बनाती है, सिवाय युद्ध लड़ने के। वो अपने नागरिकों को मार सकती है, वो बर्तन बनाती है, वो प्लॉट काटती है, वहां पे हाउसिंग सोसाइटी बनाती है, वो सब काम करती है सिवाय इसके कि वो अपने देश को डिफेंड कर सके। भारत ने 4 युद्ध हुए, चारों बार उसे पीटा है। तो वो ईरान से भी पिटता है, वो आज मैं आगे बताऊंगा कि वो अफगानिस्तान के तालिबानियों से भी पिटता है। खैर छोड़िए, ऑफ द टॉपिक बात हो गई। तो वो उस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका और रशिया उस जगह पे लड़े। उसकी वजह से वो एक बैटल ग्राउंड बन गया। फिर जब वहां से सोवियत यूनियन ने रिट्रीट किया, क्योंकि सोवियत यूनियन उस
बड़े कैंपेन को नहीं संभाल पाया, उसका विघटन हो गया, फिर अमेरिका वहां पे बना रहा। उसके बाद वहां पर बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स डेवलप हो गए। अमेरिका उसे देखिए, अमेरिका 2001 में कभी भी अफगानिस्तान में ना तो डेमोक्रेसी के लिए गया था, ना उसकी स्टेबिलिटी के लिए गया था, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऐसे देश में जो इतना ज्यादा हेट्रोजीनियस और इतना कॉम्प्लेक्स हो, वो नहीं ला सकती स्टेबिलिटी। वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रशिया को काउंटर करने के लिए गया, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। अमेरिका अभी भी युद्ध, अब बहुत लोगों ने कहा कि अमेरिका युद्ध हार गया है और वो पीछे हट रहा है। अमेरिका युद्ध नहीं हार रहा है। वो युद्ध कब हारता? जब तालिबान उनसे लड़ते, या अफगान फोर्सेस के साथ तालिबान लड़ते। लड़ा तो कोई है ही नहीं। एक टैंक नष्ट नहीं हुआ, एक आदमी नहीं मरा। अमेरिका ने एक दिन सुबह जो बाइडेन जी उठे, अच्छा मूड था, चाय कॉफी पी और घोषणा कर दी कि हम अफगानिस्तान से निकल गए। वो निकल गए। अफगानिस्तान की आर्मी ने, वहां के मेजरों ने एक बहुत ही टैक्टिकल खेल खेला और तालिबान से उन्होंने ऑफ द बैकडोर से डील की कि ठीक है, आप आइए, कैप्चर कीजिए और हमें जाने दीजिए। जो अफगानिस्तान की आर्मी है, उसके बारे में एक बड़ा आंकड़ा बोला जाता है कि 2.5 लाख 3 लाख की वो एक आर्मी है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, अमेरिका की ही एक इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर 3 लाख की आर्मी नहीं। कारण क्या है? वहां के जनरलों ने, मेजरों ने या कैप्टन जो भी थे, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बोगस सैनिकों के डेटा बनाए ताकि उनकी सैलरी विड्रॉ करके वो अपने पास रख सके। तो वो सेना 3 लाख की ना होकर वो 1 लाख की थी। पहली बात तो वो उतनी बड़ी सेना ही नहीं थी। और उस सेना के भी जो लोग हैं वो उन्हीं एथनिक ग्रुप से आते हैं। कोई तजीक है, कोई हजारा है, कोई पश्तून है। तो उनकी जो प्रतिबद्धताएं हैं फिर से वो अपने एथनिक ग्रुप्स के प्रति हैं। तो उनके लिए वो तालिबानी भी शरिया लाने वाले, सो कॉल्ड उस किताब को फॉलो करने वाले बहुत बड़े फीचर्स थे। तो वो उन्होंने उनके लिए सरेंडर कर दिया। फिर वहां के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लूंगा, प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति जो थे वो अपना वहां से चले गए, लेकिन उपराष्ट्रपति वहां लड़े। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत समय दिया, मतलब अपना पूरा जोर लगाया। तो ये पूरा का पूरा पैराडाइम है। अब इसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है। पाकिस्तान तो ठीक है, उसके लिए तो वो एक कैश काउ है। वो उसके लिए कभी चाइना, यूएसए से पैसा लेता था, चाइना से पैसा लेगा। तो अफगानिस्तान एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। उसके बारे में आप सिर्फ एक पिक्चर पेंट नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी 50 शेड्स ऑफ ग्रे हैं। उसमें भी देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ग्रे होता है, उसमें भी ग्रे के भी 50 शेड्स हैं। तो जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे है वो किताब अफगानिस्तान के ऊपर लिखी जानी थी। बताइए माँ। अच्छा, अभी आपने चाइना का जिक्र किया तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि साउथ चाइना सी में क्वाड और ऑकस सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, भारत के या दुनिया के, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बात करूंगा कि भारत के जो बुद्धिजीवी हैं वो बहुत अपना सारा ध्यान सिर्फ उत्तर में लगाए, कि लद्दाख में ये हो रहा है, डोकलाम में ये हो रहा है, अफगानिस्तान ये है, पाकिस्तान ये है। पाकिस्तान तो उनका ब्रेड एंड बटर है। अगर पाकिस्तान के बारे में वो 10 दिन बात ना करें तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन हाँ ठीक है, नॉर्थ बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। कश्मीर, चिकन नेक, नॉर्थ ईस्ट, हर कुछ चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाइना हमें वहां पर अटका के साउथ चाइना सी या हिंद भारतीय महासागर में, हिंद महासागर में बड़ा खेल खेलना चाहता है। कारण क्या है कि दुनिया का 50% 60% जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी के माध्यम से और फिर पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के माध्यम से चलता है। साउथ चाइना सी ऑयल और मिनरल्स का, खनिजों का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। तो वो उस पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चाइना एक आज के टाइम में इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट है। मिलिट्री माइट ऑन पेपर है, ऑन फील्ड तो चाइना अब तक कहीं भी कुछ अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया। लास्ट युद्ध उसने वियतनाम से लड़ा था 70s में, और वियतनाम ने बहुत अच्छे से उन्हें पीट के भगा दिया था। तो उस पावर के माध्यम से उसने वियतनाम हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, ब्रुनेई जैसे कंट्री से उसके विवाद चल रहे हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, उसका कोई भी नेबर हो जो उसका सो कॉल्ड आइडियोलॉजिकल देश है, रशिया मित्र है, उसके साथ उसका विवाद चल रहा है। साइबेरिया के एरिया में भारत के साथ उसका विवाद है, पाकिस्तान के साथ उसका विवाद है। वो अलग विषय है, वो भी एक विवाद है, उस पर अलग बात करेंगे, साउथ चाइना सी में बात कर रहे हैं।
तो उन्हीं चीजों को काउंटर करने के लिए अब सारे देश या सारे लाइक माइंडेड देश अब एक साथ आ रहे हैं। क्वाड का निर्माण हुआ है, जो एक प्योरली अमिलिट्री लेकिन टोटली एंटी चाइना एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्वाड में इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो कैसे उसका जो मेन लक्ष्य है, जो उन्होंने एक चार्टर बनाया है, उसमें जो सबसे पहली लाइन लिखी है, उन्होंने ये लिखी है फ्री मूवमेंट इन द सीज। कैसे सागर में एक सही फ्री मूवमेंट हो ट्रेड का अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे भी एक वर्ल्ड ऑर्डर हमने सेट किया है उस हिसाब से, तो वो प्योरली एक चाइना के खिलाफ अमिलिट्री है। उसी में एक और ऑकस आया है, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का एक उन्होंने एक कॉकस बनाया है उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए। वो प्योरली मिलिट्री है, क्योंकि यूएसए ने अब ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स दी हैं 12। वो प्योरली चाइना को काउंटर करने के लिए है साउथ चाइना सी में। भारत भी मांग कर रहा है कि हमें भी वो टेक्नोलॉजी दी जाए। वैसे भारत के पास अरिहंत नाम से एक न्यूक्लियर सबमरीन ऑलरेडी है, वो टेक्नोलॉजी भारत पे है, लेकिन वो चाहेगा कि इसमें और रिफाइंड टेक्नोलॉजी हमें वेस्ट से मिले। तो अब साउथ चाइना सी में भी घेरना शुरू कर दिया है। जापान ने भी अपनी मिलिट्री पॉलिसी चेंज कर दी है। पहले वो प्योरली यूएस के ऊपर डिपेंड रहता था, क्योंकि उनकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी कि कुछ होगा जापान को तो यूएस सपोर्ट करेगा। लेकिन शिंजो एबे के टाइम में वो पूरा का पूरा चेंज हुआ। उन्होंने वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू किया, बहुत सी डील्स की, और वो खुद का अपना एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो चाइना ऑकस के बाद से खासकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे दी है। तो ये चाइना की छटपटाहट को दर्शाता है कि वियतनाम जैसा देश ये उसे आंखें दिखा रहा है और भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाह रहा है। फिलीपींस ने भारत पे प्रपोजल रखा है कि हमें ब्रह्मोस चाहिए। छोटे छोटे देश हमसे तेजस मांग रहे हैं, क्योंकि जो चाइना को काउंटर करेगा वो भारत करेगा। यूएस के लिए आना बहुत मुश्किल होगा इतना लंबा। ऑस्ट्रेलिया या जापान उतने मिलिट्री माइट नहीं है, वो इकोनॉमिक माइट है, लेकिन उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। अब एक मलक्कर स्ट्रेट जगह पड़ती है अंडमान निकोबार के पास। भारत चाहे 12 घंटे के अंदर अंदर चाइना को वहां पे चोक कर सकता है, चाइना के एक बड़े ट्रेड को वहां पे चोक कर सकता है। उसके लिए वो माफ कीजिएगा, म्यांमार में भी एक योजना बना रहा है, वो भी उसके ऊपर आगे की सीरीज में कभी चर्चा करेंगे। तो ये साउथ चाइना सी में भी एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। असली खेल मैं तो ये भी कहूंगा, जो भी लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में ध्यान रखते हैं, वो अगर भारत और चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। लद्दाख से थोड़ा नीचे आके साउथ चाइना सी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे का असली खेल वहीं पे हो। चलिए, उम्मीद है आगे वाले वीडियोस में आप चाइना और इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करेंगे ज्यादा अच्छी तरीके से, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली में क्या, कहाँ से शुरुआत हुई थी और अभी कहाँ क्या हो रहा है।